अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम 25 तारीख तक ऐसा क्या कर सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं और नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 172 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, जो पीडीएम पीपल्स पार्टी प्लस भी कर लें तो पूरी नहीं होती अनलेस के एमक्यूएम और काफ लीग हुकूमत से अलहदा ना हो जाए। उनके अलहदा होने की अभी तक तो बज़ाहिर अगर कहें ऑन पेपर तो वो अलहदा नहीं, दोनों जमातें हुकूमत के साथ हैं। एक दिन उनका एक बयान आता है नाराज़ी का, अगले दिन मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से तो वो नाराज़ी दूर हो जाती है। एक जमात का वज़ीर हुकूमत में शामिल नहीं होता, 2-2.5 साल से वज़ीर आज़म को लगता है कि अब बहुत प्रेशर है, तो जिस मुनस को वो कहते थे कि नहीं इसको तो वजारत देनी ही नहीं है, उसको भी वजारत में ले लेते हैं। तो अब से अगले 15 रोज़ के अंदर क्या कुछ ऐसी मैजिकल चेंज होने वाली है कि काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ के अलहदा खड़ी हो जाए, या एमक्यूएम वाले जो हैं वो अचानक कौमी मफाद में फ़ैसला कर लें कि नहीं अब तो हमने पीटीआई के साथ नहीं चलना, मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है और ये स्टेट बैंक वाला लॉ हमें भी पसंद नहीं है। बाज़ चीज़ें कुछ जवाज़ तो लोगों के सामने रखने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों जमातें हुकूमत की इत्तेहादी हैं। पीएमएलएन समहाउ बहुत कॉन्फिडेंस ज़ाहिर कर रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसके नतीजे में अदम एतमाद आएगी और तब्दीली का रास्ता खुल जाएगा। हुकूमत भी दबाव का शिकार है। हुकूमत की तरफ से ये जो बयानात आए कि ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक इन्होंने कहीं जाके मीटिंग की है, ये कोई अचानक नई खुफिया मीटिंग नहीं है। ये पिछले काफ़ी अरसे से कि जब भी तब्दीली की बात आती है तो पीएमएलएन के ये लोग अपने आप को एक ऑल्टरनेट चॉइस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं ताहयात। जब तक कोई आइनी तब्दीली ना हो जाए उनका वापसी का रास्ता कोई नहीं है। मरियम केसेस भुगत रही हैं और असम्बली की रुकन भी नहीं है, और शहबाज शरीफ खुद नैब के रडार के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ बहरहाल एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर पोटेंशली नून लीग की तरफ से तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं अगर कभी उनकी लॉटरी निकलने के इम्कानात हों, लेकिन अकेले उनके बलबूते के ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता जब तक पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें उनका साथ ना दें। तो क्या ऐसा होगा अब से लेकर आज की तारीख से लेकर एंड जनवरी तक कि सारा कुछ बदल जाएगा? ये मेरे लिए जवाब देना भी आसान नहीं है, लेकिन इनके लीडर्स के बयानात आपको दिखाते हैं जिससे आपको भी ये सवाल जहन में आएगा कि अब क्या होगा। आज तो 18 तारीख तो गुजर गई, 25 को इनकी मीटिंग है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे काया पलटेगी। मरियम नवाज़ का बयान सुनते हैं जिसमें वो कहती हैं कि अब तो दिनों की बात है। वो दिनों की बात क्यों है, सुनिए उन्हीं की ज़ुबान। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए, और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। सबसे कमज़ोर हुकूमत मोहतरमा की जो थी 88 से 90 वाली, उसमें भी अदम एतमाद, जिसके ऊपर उसामा बिन लादेन के $10 मिलियन का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो भी कामयाब नहीं थी हो सकी। सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद आसानी से आती नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आइनी रास्ता मौजूद है जिसको अपोजिशन एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो आइनी इस तरीक़ेकार के ऊपर मरियम क्या कहती हैं, बताइए। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आते हैं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो वो अदम एतमाद के ऊपर क्या कहते हैं? जहां तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। अगर वो अपने इस्तीफा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। अगर वो अपने इस्तीफा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा। मरियम और बिलावल दोनों के बयानात उस आर या पार वाले नारों के दौर में हमें वापस ले जा रहे हैं जहां से पीपल्स पार्टी इनका साथ छोड़ के अलहदा हो गई थी। उस वक्त ओरिजिनल प्रपोजल आसिफ अली जरदारी की ये थी
कि बुज़दार के ख़िलाफ़ पंजाब के अंदर अदम एतमाद लेकर आते हैं, काफ लीग को साथ में लाते हैं, काफ लीग के वोटों से पंजाब में तब्दीली लाने की 10 वोटों का फ़र्क है, तब्दीली आ जाएगी। पहले पंजाब को अटैक करते हैं, फिर मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत के ऊपर आएंगे। वहाँ से PMLN पीछे हट गई थी, फिर इस्तीफ़ों का मुतालबा नून लीग ने किया तो वहाँ से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और दोनों जमातों का वो जो साथ था बहन भाई का वो टूट गया। दोबारा इकट्ठे होकर क्या करेंगे, ये हमारे आज के पैनलिस्ट हमें बताएंगे। मुस्तफ़ा खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना सनाउल्लाह PMLN से और अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहूँगा जी प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब आप पहले बता दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात को, तकवीयत इस बात को आपकी जमात ने दी कि नो कॉन्फिडेंस आने वाली है। कैसे आएगी, मुमकिन कैसे होगा? देखें नदीम मलिक साहब, मुझे तो ये मालूम है कि कोई भी हुकूमत जो है उसके इनिशिएट करने, उसके बाद परफॉर्म करने और फिर डिलीवर करने का वक्त होता है, और उसके बाद जो है वो फिर मामला जो है ना फिर दूसरी तरफ बढ़ जाता है। इनका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है परफॉर्म करने का, डिलीवर करने का। इनिशिएट तो खैर झूठे वादों के अलावा इन्होंने कोई और बात की ही नहीं थी, कोई बुनियाद इन्होंने रखी दूसरी तरफ बढ़ने से क्या मुराद है आपकी? जो है वो दूसरी तरफ ये कि अब इनके साथ यही कुछ होना है। ये अब मैं नहीं कह सकता कि ये 6 दिन और रहेंगे, 6 हफ्ते रहेंगे या 6 महीने रहेंगे, लेकिन अब इनके साथ होता यही कुछ रहेगा। कभी इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो इनके सर पे लटक रहा होगा, कभी लॉन्ग मार्च, कभी कोई और चीज़। अब इनका जो है वो परफॉर्म और डिलीवर करने का वक्त जो है वो गुजर चुका है। और एक ऐसी हुकूमत जो इतनी नालायक हो कि वो गैस ना ख़रीद के पूरी कर सके, जो किसानों को खाद जो है वो पूरी ना दे सके, जो किसी चीज़ को मैनेज ना कर सके, जिसकी कोई गवर्नेंस ना हो, तो उसके मतलब आए रोज़ रोज़ाना यही अफवाहें कि अब जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या होगा? तो ये अब यही आपको अगले आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में मिलेगा। अंदर एक हतमी फैसला मौजूद है कि PDM अपने आइंदा इजलास 25 जनवरी को इस बात के ऊपर एक राय दे देगी कि हम इस तारीख तक कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेकर आएंगे। क्या इसके ऊपर नून लीग के अंदर एक इत्तफाक़ राय पाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ये PDM से के साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन से ज़्यादा मुतल्लक है। मुत्तहिदा अपोजिशन मीन 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और JUIF है, जो कि कौमी असम्बली में मौजूद हैं, जिनके वोट से या जहाँ पे अदम एतमाद जो है वो होना है। मेरा ये ख़्याल है कि PDM ये फ़ैसला ज़रूर करेगी कि जब इनके तमाम लोग, इनके अपने मेंबर जो हैं, वो सरेआम अब जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करनी शुरू हो गए हैं। पहले कॉरिडोर्स में हमें मिलते थे और कहते थे कि यार इसे जान छुड़ाओ, कोई ना कोई तरीक़ाकार इख्तियार करो। अब वो ख़ुद असम्बली में खड़े होकर ये बातें जो है वो उन्होंने शुरू कर दी हैं। इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि वज़ीर आज़म जो है वो नाराज़ हो के उठ के अपने ऑफिस चला जाता है और वहाँ से उसे मना के लाता है। इत्तहादी जो है वो अब इस वक्त उनकी ये पोजीशन है कि वो हर वक्त इस फ़िक्र में हैं कि अगर इनके साथ और ज़्यादा हम रहे तो उसके बाद फिर लोगों में कैसे जाएंगे, लोग तो हमें मारेंगे जूते, जो ये सारा कुछ हो रहा है हमारे ऊपर बराबर इल्ज़ाम लग रहा है, और वो अगर छोड़ते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है। वो बिल्कुल इस वक्त ज़ब में हैं कि कभी हाँ और कभी ना। इस पोजीशन में इनके इत्तेहादी हैं, इनके अपने मेंबर्स का हाल ये है कि वो इनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि PDM को इस ऑप्शन के ऊपर काम करने के लिए हाँ और ना की। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी आखिरी बात काफ और MKM से कब हुई जिसमें हाँ ना की गुम की कैफियत आपने देखी? ये उनसे रोज़ होती है। ये अब जब ये जॉइंट सेशन हो रहा था तो वहाँ असम्बली में तो कोई जो है वो अपना मुलाकात के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। एक ही हाल में, एक ही बिल्डिंग में सारे होते हैं। इनके मिनिस्टर से भी जो है वो बात होती रहती है, इनके जो बाकी लोग हैं जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात होती रहती है। आपने नो कॉन्फिडेंस का डिस्कस किया कि नो कॉन्फिडेंस लाएं, तो उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना की, उसके ऊपर तजब्जुब है? बिल्कुल। वो नदीम मलिक साहब वो बिल्कुल कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आप सही कह रहे हैं,
अगर हमने बर वक्त फैसला ना किया तो जो जूतियाँ वहाँ में इनको पड़नी है वो हमें भी पड़ेंगी। हम ये चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्द जो है वो इनसे जो है वो किनारा कर लें, तो उसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इनके अपने मेंबर्स कहते हैं कि जी अगर आप हमें टिकट नहीं भी देंगे ना, मिसाल के तौर पे अकामोडेट नहीं करेंगे, तो फिर भी हमने इनके टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ना, हम फिर आज़ाद इलेक्शन जो है वो लड़ लेंगे। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और इस पोजीशन में जो ये मैंने आपके सामने रखी है, पीडीएम को अब फैसला करना चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें। मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये पीडीएम से ज़्यादा मुत्तहिदा अपोजिशन की बात है। मुत्तहिदा अपोजिशन में पीपल्स पार्टी का वज़न अभी पीडीएम से बाहर है, तो इसका मतलब है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अब एक ही पेज पे आ गया। जी शुक्रिया मलिक साहब। पीडीएम पार्लियामेंट से बाहर एक इत्तेहाद है और अपोजिशन का आपस में एक अलायंस, एक अंडरस्टैंडिंग कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है कि जिसमें मुख्तलिफ औकात में इकट्ठे मिलकर वोटिंग होती है, इकट्ठे मिलकर हुकूमत को खिलाफ चलने पर काम होता रहता है। अपोजिशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बामुकाबला हफीज़ शेख, जब अपोजिशन एक पेज पे थी, यूनाइटेड थी, उसके अंदर कोई दरार नहीं थी, तो अपोजिशन ने यह प्रूव किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत की सूरत में कि अचीवेबल है नेशनल असम्बली में हुकूमत को शिकस्त देना। देखिए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किया था। इस दफ़ा भी की कहानी मुख्तलिफ है। मैं आपको मलिक साहब ये यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त जो अपने इनके मेंबरान की हालत है वो 3.5 साल गुजर चुके हैं। जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि डिलीवरी का जो टाइम है वो गुजर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के नताइज आपके सामने हैं। जो MNAs हैं, MPAs हैं, जब वो अवाम के अंदर जाते हैं तो वो हीट को महसूस कर रहे हैं, अवाम के सख्त सवालात का सामना नहीं कर पा रहे। अब तो पीछे वक्त ही कोई नहीं रह गया, अगले साल तो वैसे ही इलेक्शन है। टेक्निकली आपको एक फ़र्क है वो मद्देनजर रखना चाहिए। 172 मेंबर्स अपोजिशन को अपने साबित करने हैं वहाँ पे। इनके बंदे गायब तो हो सकते हैं, आपके 172 पूरे करने इत्तेहादियों के साथ कर सकते हैं, इनके बंदों नाराज बंदों से नहीं पूरे कर सकते। देखिए नाराज बंदे भी शायद उस दिन नहीं पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना फैला हुआ शायद ना आए फिर भी आपको 172 पूरे करने। दूसरा जो इत्तेहादी है आपको 172 पूरे करने हैं सर। इत्तेहादियों की भी जो हालत है वो इस वक्त यही है कि जो इनके अपने मेंबरान की है। तो ये पब्लिक प्रेशर, महंगाई की वजह से जो इस वक्त मुल्क में एक सुनामी आई हुई है, इनके मेंबरान ज्यादा अरसा आपकी होप्स हैं कि इत्तेहादी नाराज हैं या आपने उनको फॉर्मली एंगेज किया? ये देखिए एंगेजमेंट तो है, एंगेजमेंट बिल्कुल है इत्तेहादियों के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ, MQM के साथ अपोजिशन की गुफ्तोशनीद चलती रहती है। उन्हें हम कायल करने की कोशिश करते रहते हैं। कौमी असम्बली में मौजूद जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पर एलाइज जो हुकूमत के हैं, काफ लीग और MQM, उनको एंगेज करके आप इस एग्जैक्टली क्यों नहीं जी। और इसलिए भी कि देखें इस वक्त जो हालात हैं मलिक साहब, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस जो है इट इज लूमिंग लार्ज ऑन दिस कंट्री। आप मईशत को, हम सबसे ज्यादा जो इस वक्त पैनल में शरीक है, सबसे ज्यादा मईशत को आप समझते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, 350 अरब रुपया के जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, उनका जो इम्पैक्ट आ रहा है, IMF का जो हमारा प्रायर कंडीशंस हैं, जो बिजली की कीमत ऊपर जा रही है, 35 रुपया फी यूनिट तक चली गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कहाँ जाकर खड़ी होगी? एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका नीचे जा रहा है। हालात हैं उसकी वजह से आप समझते हैं कि काम अभी करना है। इक्तिसादी हालात की वजह से, इस फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस की वजह से जो इनको सपोर्ट हासिल थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हम ये समझते हैं कि अब वो सपोर्ट हासिल नहीं है। अच्छा, ये सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि इन हालात की वजह से अब एस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट इनको हासिल थी अब वो हासिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इनकी हुकूमत इतना बड़ा बैगेज बन चुकी है कि इस हुकूमत को जस्टिफाई करना किसी के लिए भी, आप इनके अपने मेंबरान के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तभी तो वो खड़े होकर बार बार कह रहे हैं कि जी के ये क्या हो रहा है, अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब देंगे, इनसे हिसाब किताब लिया जाए। ये बड़े स्ट्रॉन्ग अली मोहम्मद खान साहब क्या 18 से 25 तक या 31 जनवरी तक कर लें, कुछ ऐसा काया पलट होने वाली है कि अपोजिशन इतनी तगड़ी हो जाए कि नो कॉन्फिडेंस ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़े अरसे बाद आपका शो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपके जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज़दाश्त आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक मुदल्लल और एक संजीदा डिबेट करने बैठे होते हैं
और हम जो भी होते हैं अपनी जमातों के नुमाइंदे होते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे या किसी को किसी के लीडर को ज़ाती अब्यूज़ करने का हक़ नहीं है। मैं कोई ऐसा लफ्ज़ मियाँ साहब के बारे में या जरदारी साहब के बारे में मुझे कहने का हक़ नहीं है। मैं उनके एक सियासी फ़ैसले पे या उनके किरदार पे एक सियासी बात तो कर सकता हूँ, लेकिन कोई ज़ाती बात नहीं कर सकता। यहाँ इस प्रोग्राम में जो है इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने पागल का लफ्ज़ यूज़ किया। मैं इस पर सख्त एहतजाज करता हूँ। मैं समझता हूँ आपको उनको उसी वक्त रोकना चाहिए था। ये हमारी पॉलिसीज़ पे डिबेट करें, हमें नाकाम लोग कहें, हमारी पॉलिसीज़ पे जो नुक्ताचीनी करनी है करें। ज़ाती इस तरह से बात करेंगे, मैं समझ राना साहब को भी ये सूट नहीं करता, इनको इस पर माजरत करनी चाहिए, आपको रोकना चाहिए था। यहाँ अगर हम ये करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारी वर्कर क्या करेंगे? वो एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेंगे। हाँ, अगर हमारी तरफ से कभी किसी ने गलत बात की है ज़ाती, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन आपके प्रोग्राम में बात हुई है, आपको फौरी तौर पर राना साहब को रोकना चाहिए था। कोशिश करूंगा नॉट एक्सेप्टेबल। सर मैं इधर इसलिए नहीं बैठा कि मैं अपने लीडर को इनकी बारी में दरखास्त करूंगा कि इसकी अपनी इजाज़त दे दें। हर आदमी को अपना लीडर जो है वो अजीज होता है, बाप की तरह होता है, एक रिस्पेक्टेबल होता है। आपने कभी मेरे मुंह से मियाँ साहब के बारे में या जरदारी साहब के बारे में ऐसी बात नहीं सुनी होगी। तो मैं यहाँ अब्यूज़ कराने अपने लीडर को नहीं बैठा। इनके पास कोई दलील है तो बात करें, गालियाँ देनी है तो उसके लिए जो है इनके गली मोहल्ले होंगे, जाके वहाँ करें। ये आई थिंक समवन यूज नॉट द बेटर प्लेस टू सिट एंड अब्यूज ईच अदर्स लीडर्स पर्सनली। तो मैं समझता हूँ राना साहब को इस पे बिल्कुल अपॉलोजाइज करना चाहिए। लेकिन राना साहब से दरखास्त करूंगा कि उसका जवाब दे दें, लेकिन पहले आप मुझे बता दें कि अब से लेकर मलिक साहब के इजलास और एंड जनवरी तक मलिक साहब जी राना साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? दे दें, पहले जवाब दे दें। जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं अली मोहम्मद खान साहब की इस जो है वो उनकी जो नाराज़गी है मैं बिल्कुल इसको समझ सकता हूँ। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब से मेरी ये गुजारिश है अपने भाई से कि आप अकेले नहीं हैं जो आके मीडिया के ऊपर जो है वो पीटीआई को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके साथ 10-12 लोग और हैं और उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त समा पे भी और बाकी मीडिया पे भी जो है वो जिनकी बात सुनाई जाती है। अभी कल ही जो गुफ्तगू होती रही है प्रोग्राम्स में भी, वो आप भी सुनते हैं, आप हाउस में बैठ के भी सुनते हैं और आप जो है वो मीडिया पे भी सुनते हैं। तो फिर ये अगर आपको इतनी इन चीज़ों से आप समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रहें। कभी उठ के हाउस में भी कभी ये बात कर दिया करें, कभी जो है वो कभी किसी प्रोग्राम में कोई ये बातें हों, जिस किस्म की गालियाँ, जिस किस्म की, अगर आप वाकई समझते हैं कि लीडर जो है वो बाप के बराबर होता है या लीडर जो है वो उसकी रिस्पेक्ट जो है वो इस तरह से की जाती है, तो फिर हमारे लीडर्स को, वो पीपल्स पार्टी से हों या PMLN से हों, उनके मतलब जो आपके कोलीग्स हर वक्त मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू करते हैं और हाउस में आपकी मौजूदगी में करते हैं, तो उसके ऊपर आपने कभी रिएक्ट किया है? या तो ये है कि आप उसके ऊपर भी कभी रिएक्ट करें, तो कभी हम आपके सामने कम से कम जो है वो कभी जो है वो ये गुफ्तगू ही ना करें। अली साहब, मेरे ख्याल में मलिक साहब ये बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर किसी भी शख्स ने, मेरी जमात में से किसी भी शख्स ने कभी इनके लीडर को कोई ज़ाती गाली दी है, वो जब इस प्रोग्राम में इनके साथ बैठें तो फिर आपस में ये एक दूसरे के साथ ये तब आजमाई करें। मैं तो ये ना गाली देता हूं और ना अपने लीडर के लिए गाली खाता हूं। अगर ये इस पे अपोलोजाइज नहीं कर सकते या इनको ये एहसास नहीं है, मुस्तफा साहब भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लें तो फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में पॉइंट रजिस्टर हो गया चाहिए जी। मेरे ख्याल में मुझे फिर उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। अगर इनको 2-3 बार मेंबर असेंबली बनने के बाद ये नहीं पता कि प्रोग्राम में बैठ के किसी के लीडर को जाती गालियां नहीं देते, मैं समझता हूं राना साहब आपने बड़ा मायूस किया है। वो आपका डिफेंस नहीं है, कलामी की माफी, वो आपका डिफेंस नहीं है। मेरे ख्याल से देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अली मोहम्मद खान बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। हमेशा उनकी गुफ्तगू पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर टीवी प्रोग्राम्स में भी, हमारा सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अली मोहम्मद खान हमेशा एक रीज़नेबल गुफ्तगू करते हैं और उनके साथ प्रोग्राम करने का, उनके साथ टॉक शोज़ करने का एक मज़ा भी आता है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ राना साहब ने इशारा किया, मलिक साहब, हम माजरत के साथ हम एक अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ माशरा बन चुके हैं कि हम इतने अपनी पोलराइज सोसाइटी में रह रहे हैं कि जिसमें हम कोई अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करते और कोई गलत चीज़ होती है तो अगर हमने की हो तो उसके ऊपर हम पर्दापोशी करते हैं। तो ये अब हमारे माशरे का एक माहौल बन चुका है। अनफॉर्चुनेट है
कई दफ़ा कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से जो हमें अच्छे नहीं लगते और आपके कॉलीग्स अली भाई इस्तेमाल करते हैं और वो आपके इल्म में है। तो खैर वैसे तो प्राइम मिनिस्टर खुद जब खिताब कर रहे हो तो वो कहते हैं चोर और डाकू या मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, तो वो तर्ज तखातुब ठीक नहीं होता। लेकिन अली का पॉइंट ठीक है, अगर इसको सारे ऑब्जर्व कर सके, गुफ्तगू करते हैं, सारे ऑब्जर्व कर सके तो मुनासिब। अली प्रोग्राम का काफी हिस्सा इसमें निकल गया। मैं चाहूंगा मेरे जवाब पे आप आ जाएं, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया और आई होप कि आप सारे ही इसको फॉलो करें। मेरे से ज़्यादा कोई भी खुश नहीं होगा कि प्रोग्राम में मुनासिब लहजे में गुफ्तगू जाए। सवाल, अब से लेकर एंड जनवरी तक क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि नो कॉन्फिडेंस आ जाए कौमी असेंबली में? क्या आपको इनको रोकना नहीं चाहिए था? आपको इनकी तस्हीह नहीं करनी चाहिए थी? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एंकर की कोई जिम्मेदारी? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर को भी रोकना चाहिए अली। मैं बहुत ज्यादा आप इसको ड्रैग कर रहे हैं। आई एम नॉट सर, आप जब वो करें ना, अभी तो इस प्रोग्राम की बात हो रही है, में खिताब फरमाएं। अभी आपके सामने एक शख्स अली रुक जाए, जमात के लीडर को गाली नहीं रुक जाए, मैं इसका आपका लेक्चर नहीं अली इसके ऊपर सुनने पे तैयार। मजीद यू आर वेस्टिंग माई टाइम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपके प्रोग्राम में एक लीडर को गाली दी गई है, एक को मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा। कल उन्होंने लिखा हुआ उनका जंग अखबार में छपा जिसमें उन्होंने मक्कार सियासतदान इदारों से मिलकर ये काम करें। रोका है ना कंडेम किया। नदीम मलिक साहब, ये मैं मुजम्मत उसकी तब करूंगा, मुजम्मत तब करूंगा कि आप पहले वो चोर और डाकू के अलकाबात प्राइम मिनिस्टर ने जो कहे पहले उसकी मुजम्मत करें। आपकी भी तो कोई रिस्पांसिबिलिटी बनती है। रुक जाए अली, अली रुक जाए, अली रुक जाए। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपको बड़ा पवित्र डिक्लेयर करूं और इन सारों को बुरा डिक्लेयर करूं तो आई एम नॉट गोइंग टू मेरे सवालों के जवाब दें। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इसलिए कि आपकी जमात से मुतवातर वही जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में वो जुमले ना जाए, लेकिन आपकी जमात सुने तो इनकी जमात सुने। इस वक्त हम आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, अली आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। अली भाई आगे चलिए, हमें से जाती गाली दे, आपकी रिस्पांसिबिलिटी आप उसको रोकें। क्या आप मेरे प्रोग्राम में सियासी गुफ्तगू करें, गालियां देने आए? आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती मलिक साहब। आप सवाल का जवाब दे दें, आप टाइम ज़ाया मत अब करें। आप दरखास्त कर रहा हूं आपसे। नहीं सर, मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी का भी एहसास करें कि आप अपने प्रोग्राम में लोगों को What is responsibility of your political party which has introduced a culture of abusing the opponent? What is your responsibility? आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर लेक्चर सुनाना सो इजी, प्रोग्राम में बैठा हूं मैं, यहाँ अपनी जमात की डिफेंस करने और सियासी गुफ्तगू करने बैठा हूं। आपके प्रोग्राम में आपके सामने एक शख्स एक मुल्क के वज़ीर आज़म को जाती गाली दे रहा है। बाहर जो हो रहा है उसके आप और मैं रिस्पांसिबल नहीं है। इस प्रोग्राम में आपकी जमात ऊपर प्रोग्राम के आप आपकी जमात जो ऊपर से नीचे तक सारा दिन बोलती है इन प्रोग्रामों में, तो मैं क्या करूं? उनको फिर उठवा दूं प्रोग्रामों से। आपके प्रोग्राम में गाली दी गई है, आपको उसको रोकना चाहिए था कि राना साहब इस तरह ना करें, आप सियासी बात करें। अगर मैं करूं मुझे भी रोके। अली, अगर आप तो चाहते हैं कि पूरा प्रोग्राम इसकी नजर हो जाए, आप पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आपने एक नुकता रजिस्टर करवाया और मैंने कहा है कि आपकी बात दुरुस्त है, मैंने आपकी बात को गलत नहीं कहा, लेकिन ये इतलाक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऊपर करना चाहिए। आप अपने ऊपर इतलाक ना करें। आप कहें कि हम तो बड़े नेक दामन है, प्राइम मिनिस्टर को कह दिया तो हद तक हो गई। दूसरा चोर डाकू है, वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको कहा था मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। वहां तो आपको कभी अली मोहम्मद खान ने उसके ऊपर एक बयान जारी किया। अगर हमारी जमात में किसी ने गलत किया तो गलत किया। पाक दामनी की बात जब किया था तो उस वक्त बोलना था। अब आप काफी टाइम जाया हो गया, प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, आप इस सवाल मैं किसी की बात में नहीं बोलता, मेरी आदत है, मैं पूरी बात सुनता हूं फिर अपनी बारी में बात करता हूं। आप उसी वक्त टोकना चाहिए था कि राना साहब ये ना करें, आप खान साहब के बारे में सियासी बात करें। अली, अब आप सवाल की तरफ आ जाए। अली भाई, पॉइंट रजिस्टर हो गया ना, तबाह कर दिया, कहें बिल्कुल चलें जी, ओके रजिस्टर हो गया। मैं और आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं मुस्तफा नवाज राना साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, आवाज रोकी अली साहब की। राना साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप बताइए। थैंक यू अली भाई। ग्राउंड रियलिटीज कैसे चेंज हो रही हैं कि आप लोग इतने होपफुल हैं, इतने पुरुमीद हैं कि वो अदम इत्मीनान कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अभी तक काफ लीग या MQM से बराह रास्त ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है और जो मैंने बात की है वो इन्हीं के एक मेंबर के हवाले से मैंने की है, मैंने अपने से बात नहीं की। मामला ये है कि इनके जो इनके मेंबर्स हैं उनमें बड़ी सख्त रिजेंटमेंट है और वो ये बात बार बार कहते हैं कि जी कोई किसी की बात नहीं सुनते और हमारी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। ये पिछली जो जॉइंट मीटिंग थी, उससे पहले जो इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, एक दो सीनियर लोगों ने बात की, उठ के चले गए अपने ऑफिस में, बाद में उनको जो है वो मना के लाना पड़ा
और इसी तरह से जो इनके इत्तेहादी हैं उनमें बड़ी जो है वो यानी घूम-गो की पोजीशन है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि इस चीज़ को मटीरियलाइज़ किया जा सकता है। और अगर अपोजिशन जो है, आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है या जब वो इलेक्ट हुए हैं, नंबर उनका वही है 176 178, इससे कभी नंबर बढ़ा नहीं है उनका। अब ये लास्टली जो उन्होंने लिया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें भी 176 थे, तो जो कट ऑफ फिगर है वो 172 है। आप मुझे बताएं कि 4 का तो फ़र्क है सारा, 4-5 वोटों का जिस गवर्नमेंट का फर्क के लिए भी आपको एक इत्तेहादी की जरूरत है और काफ लीग उसके पीछे तो वैसे ही अदम एतमाद जो है वो हर वक्त उसके पीछे दौड़ती है। अदम एतमाद की तहरीक तो हर वक्त उसके सर पे लटकती रहती है, जिसका जो है वो फिगर ये हो कि 3 या 4 वोटों की अक्सरियत से जो है वो हुकूमत कर रहे हों। और फिर ऐसी हुकूमत कि जिस हुकूमत ने एक गरीब आदमी से एक जो रेहड़ी लगा के जो मजदूरी कर रहा है, अपना ईंटें उठा रहा है जो है वो अपना राजों के पीछे, उससे लेके जो है वो एक आदमी फैक्ट्री ओनर जो है उस तक हर बंदे को इन्होंने जो है वो ज़लील रुस्वा कर दिया है। हर आदमी को जो है वो अपने कारोबार की पड़ी हुई है, अपने पेट की पड़ी हुई है। तो ऐसी हुकूमत जो है जिससे पूरी खल्क़े खुदा तंग है, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये पीडीएम को भी और मुत्तहिदा अपोजिशन को एफर्ट्स करनी चाहिए कि जितनी जल्द इनसे जान छूट सके, जितनी जल्द जो है वो इनसे जान छूट सके, जो है वो इस मुल्क की बेहतरी है, इस कौम की बेहतरी है। खोखर साहब, क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इनमें इत्तेफाक राय है इस इशू के ऊपर? क्योंकि आप लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ये नुकसान हो गया, हमें ये करना चाहिए, खौफ होना चाहिए, इत्तेहादी परेशान है, लेकिन क्या आपके पास कोई एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है? मलिक साहब, हमारे दरमियान भी काफ़ी इख्तलाफ रहा और इख्तलाफ फिर वो खुल कर सामने भी आया, लेकिन उसका नुकसान अपोजिशन को भी हुआ, इस मुल्क के अवाम को भी हुआ और हुकूमत को तक़वियत मिली। अपोजिशन में अगर हम आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें आपस में ट्रस्ट फैक्टर जो है उसको भी रिपेयर करना होगा। एक हम ये समझते हैं कि गैर ज़रूरी प्रेशर डाला गया पीपल्स पार्टी के ऊपर इस्तीफ़ों के हवाले से, जहाँ से सारी शुरुआत हुई। अगर वो बात वाकई दीगर अपोजिशन की जमातें इतनी कन्विंस्ड थी उसके ऊपर, तो फिर आज तक उन्हें इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे। साल एक 7-8 महीने का अरसा तो गुजर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिलावल साहब का शुरू से ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट्री ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए, एग्जॉस्ट करना चाहिए। जो इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन है वो एक न्यूक्लियर ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें बाद में जाना चाहिए। पंजाब में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, पंजाब में भी इसी तरह थिन नंबर्स हैं, और फिर उसके अलावा सेनेट में भी हमारे पास सेनेट में तो हमारे पास मेजॉरिटी है। लेकिन जो आप ऑप्शन बता रहे हैं उसके ऊपर आपने अमली तौर पर नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को इंगेज करके बैठ के सर जोड़ के कुछ नंबर्स वर्कआउट किए हैं कि नहीं किए अभी तक? नंबर्स तो हमने सारे वर्कआउट उसी दिन कर लिए थे जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था। वो तो पुरानी बात होगी ना, उसके बाद तो टूट गया। हमें पता है कि हमने वो नंबर्स किस तरह अचीव करने। इनके बहुत से मेंबरान इनको वोट देने के लिए नहीं आएंगे, नंबर 1 हमारे ख्याल में। नंबर 2, इनके मेंबरान शायद जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, शायद उस दिन अपनी सफ़ों में खड़े हो जाएं और कहें कि जी हम एहतजाज करते हैं जिस तरीके से हुकूमत की गई। तो बहुत सी पोस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है इत्तेहादियों के साथ, इनके अरकान के साथ नहीं। अली मोहम्मद खान आपको वोट करना चाहें भी तो ये अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं कर सकेंगे। आपने 172 करना है ना। देखिए, जिस तरह भी राना साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें कलीदी रोल जो है वो कोalition पार्टनर्स का है। कोalition पार्टनर्स की भी इवेंचुअली अब MQM कराची के लोगों को क्या जवाब देगी जब वहाँ के कराची का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, कि वहाँ पर इस वक्त जो जितने इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ताजर बरादरी है, जिस कर्ब से वो गुजरे, उनको उनसे वोट कैसे लेने जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ को भी इवेंचुअली लोगों को कोई ना कोई जवाब तो देना है, तो वो किस तरह जवाब दे पाएंगे कि एक तरफ लोग ये तो आप खौफे खुदा दिला के उनको बातें कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स आपने काम नहीं किया। दोबारा अली के पास चलते हैं। अली, क्या कोई इत्तेहादी इतना नाराज हो गया है, इतना फासला हो गया है कि वो PTI का साथ छोड़ के अपोजिशन के साथ खड़ा हो जाएगा? नहीं मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, उनके एहतजाज वगैरह अपनी जगह, जो उनकी रिजर्वेशंस होती हैं। मुझे कोई बता दें माजी की कोalition गवर्नमेंट जो ऐसी रही हो जिसमें कि कभी कोई गिला ना हुआ हो। आप जमातें कोalition में जब आती हैं, आप जब एलाइज होते हैं, आप जमातों को एमलगमेट तो नहीं करते, ना आपके झंडे सारे एक हो जाते हैं। आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं,
बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे भी एलाइज होते हैं जो माजी में बड़े फियर्स मुखालिफ भी रहे हों। आपने अंदाबी इलेक्शन मुखालिफ है निशान पे लड़ना होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी मौके पे हमारे किसी इत्तेहादी ने हमें कोई कमज़ोरी दिखाई हो। बल्कि मैं तो एक और भी बात करूंगा जिस पे तो मेरे तो दिल में बड़ी और हमारी लीडरशिप के दिल में बड़ी कदर बड़ी अपने इत्तेहादियों की। अभी हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और हमारी जमात जो है, शायद आपको पता भी हो कि ये कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जमात नहीं है, उसमें डिबेट होती है, डेमोक्रेसी है। ये राना साहब की जमात जैसी तो है नहीं कि वहाँ उधर से समंदर पार से फ़ोन आ जाता है, सारे जो है तो फॉलन हो जाते हैं। वहाँ जब थोड़ी डिबेट हुई तो हमारे एलाइज में से एक शख्स ने उन्होंने बात की कि खान साहब, हमें बड़े से बाद आप जैसा वज़ीर आज़म मिला है, हमें कोई फंड भी नहीं चाहिए, वी आर विद यू फॉर पाकिस्तान। और ये मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात की कि उसके बाद हमारी जमात के अपने लोगों ने भी कहा कि हमें अपने भी फंड वगैरह इलाकों के लिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप सर ये किसने बोला था इत्तेहादियों में से? क्योंकि हमें इत्तेहादियों में से किसने बोला था वज़ीर आज़म साहब को? तो हमारे तो इत्तेहादी ये बातें कर रहे हैं। सर ये इत्तेहादियों में से किसने ये बात कही थी, नाम बता सकते हैं? क्योंकि अच्छी बात यह है, उनको आइडेंटिफाई करने में कोई मज़ायका तो नहीं। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, भूटानी साहब ने ये बात की। भूटानी साहब ने ये बात की। वैसे तो फाइनेंस बिल के ऊपर इत्तेहादी आपके साथ रहे हैं, टूटे नहीं है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि अभी तक वो इत्तेहाद इंटैक्ट है। देखिए मलिक साहब, मैं आपको एक और बात करूं अगर आप इजाजत कर सकते हैं सर। देखिए अभी हाल ही में जो मोहतरम गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ, जिसमें वो सेंटर बने, हमारे शेख साहब उनके मुकाबिल थे। वो जब शेख साहब इलेक्शन वो नहीं जीत सके तो आईनी तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान पे कोई कदगन नहीं थी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इमरान खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पे जरूरी जाना कि अगर मेरा कैंडिडेट इस्लामाबाद से हार गया है तो मुझे आईनी तौर पे तो नहीं लेकिन अखलाकी तौर पे मेरी पे पाबंदी है कि मैं जाऊं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूं। हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और आपने देखा कि किस तरीके से इत्तेहादी और हमारे लोग जो है वो खड़े रहे। उसके बाद अभी बजट पास हुआ, दूसरा, तीसरा अभी जो सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसमें एक साल में 3 बार तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजीर आजम ने लिया है। कोई तारीख है पाकिस्तान में? एक आपका रो रो के जो है तो किसी का होता था, वो फाइनेंस बिल पास होता था, बजट पास होता था। मियां साहब तो अपनी 2/3 नहीं संभाल सके 1997 में भी, और अभी भी 2/3 थी इनकी अक्सरियत। ना 97 में क्लियर कर सके, ना 2013 वाली क्लियर कर सके। तो ये देखें मलिक साहब, आखिरी बात, ये अल्लाह ताला की बरकत और उसकी मदद के साथ इंसान चलता है। ये लोगों की तादाद से आप मजबूत नहीं होते, ये अल्लाह की मदद से मजबूत होते हैं। अल्लाह की मदद जिसके साथ शामिल हाल हो वो एक वोट पे भी चला जाता है 5 साल, और जिसके साथ अल्लाह की मदद ना हो वो 2/3 भी नहीं बचा सकता। लेकिन नवाज शरीफ की जो 2/3 वाली 97 वाली वो 12 अक्टूबर 99 को मिलिट्री टेक ओवर से खत्म हुई थी। अल्लाह ना करे कि वो ऐसा वाकया अभी पेश आए, खुदा ना करे वो कभी भी दोबारा पेश आए। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एक ऑप्शन है आइन के अंदर, सिर्फ उसी की बात हो रही है, उससे हटके नहीं बात हो रही। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी जिक्र हुआ कि वो 2/3 की अक्सरियत संभाली गई या नहीं संभाली गई। मिलिट्री टेक ओवर आइनी तरीका नहीं है, और अभी भी जितनी भी गुफ्तगू अपोजिशन करे या इकदामात करे, अगर वो आइन से मावरा एक कदम भी हो तो हर उस शख्स को, चाहे वो मरियम नवाज़ हो या कोई और हो, इवन इमरान खान वज़ीर आज़म अगर कोई ऐसा काम करें, उनको फ़ौरन क्वेश्चन करके रोकना चाहिए कि आइन से बाला बाला कुछ नहीं। मरियम नवाज़ ने आज एक इसकी वजाहत की है, सुनिए वो क्या कहती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे, और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। राना सनाउल्लाह साहब, ये कहना जुमला आसान है, लेकिन इसके ऊपर अमल पैरा होना आपकी अपनी जमात को ही सबसे पहले इस असूल का अपने ऊपर इतलाक करना चाहिए। कहीं और से मदद नहीं लेनी चाहिए। जो आइनी मुनव्वजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलें और खुलेआम चलें, कहीं से खुफिया मदद के बगैर।
देखें, बिल्कुल आपने जो बात की है वो दुरुस्त है, और मरियम नवाज शरीफ ने गालिबन इसी बात को जो है वो क्लैरिफाई किया है। जो इससे पहले एक बात हुई और उससे कोई थोड़ा अबहम क्रिएट हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो किसी भी गैर आइनी इक़दाम के हक़ में नहीं है, और इस बारे में तमाम लीडर्स ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। डिफेक्टो डिजोरो वो एक अलहदा बहस है, लेकिन कोई गैर आइनी तरीका जो है वो ना अपनाया जाएगा, ना उसकी जो है वो हमायत की जाएगी। और बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ठीक है, जो अदम एतमाद है वो एक आइनी तरीका है, लेकिन उस तरीके को भी जो है वो आइनी जो आइन की स्पिरिट है उसके मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखें ना, एक तरफ हमें कहते हैं कि जी हम जो है वो डील करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने सर के ऊपर हाथ रखवा के बैठे हैं कि जी हमारे सर पे जो हाथ है ये उस हाथ को खींच रहे हैं कि ये हाथ जो है वो इनके सर पे हो जाए। वो इनके सर पे नहीं होगा, इनकी गर्दन पे होगा। ये क्या है? ये इस किस्म की गुफ्तगू। सर, ये राना साहब ये सवाल करने की वजह यही थी कि एक जमात को दावा हो कि सेम पेज है, हाथ उनके सर पे है, दस्ते शफकत उठा नहीं है, और दूसरी तरफ से अयाज सादिक साहब कहें कि मैंने तो खुशी जो चेहरे पे देखी है वो बयान ही नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ से कुछ स्मेल हमें किसी और चीज़ की आती है, वो नहीं आनी चाहिए। अब अपनी आइनी जमहूरियत दूर के अंदर रहते हुए कोई गेम प्ले करनी है तो दूर करें। बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम जो है उसकी किसी कीमत पे जो है वो सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से ये पहले बात डिस्कस हो रही थी कि हुकूमत जो है उसे भी तो कोई यानी कोई हुकूमत वाली बात उसमें होनी चाहिए ना। अब FIA को क्या कहा जा रहा है, अब एंटी करप्शन को क्या कहा जा रहा है, इससे पहले नैब को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से लोगों के ख़िलाफ़ कैपिटल पनिशमेंट के झूठे केसेस बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब एक हुकूमत जो है वो पहले दिन जो है वो इसी काम पे ऊपर पूरी हुकूमत लगी हुई है, और हुकूमत का जो सरबराह है वज़ीर आज़म जो है वो हर वक्त इस सोच से बाहर ही नहीं आता, तो एक अली मोहम्मद ख़ान से तो सारा काम जो है वो बराबर नहीं हो सकता। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी उस वक्त तक जो है वो फिर एक खोखर साहब ने भी अभी तज़किरा किया था कि एस्टेब्लिशमेंट आपको लगता है अब वैसे इनके साथ नहीं है जैसे पहले। बैगेज कैरी करना बहुत मुश्किल है इनकी हुकूमत का। तो अब आपने कहा कि वैसे एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, तो यू आर आल्सो लुकिंग एट दैट फैक्टर कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है या नहीं। बट वी मस्ट, जिस तरह आप भी अभी कह रहे थे, वी मस्ट टेस्ट द वाटर्स कि ऐसा हुआ है कि हमारे जो अरकान थे, जब हमने माजी में अदम एतमाद मूव किया तो हमारे अरकान के ऊपर प्रेशर डाला गया। संजरानी साहब के? जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे अरकान को नैब के मुकदमात से डराया गया, और जो मेजॉरिटी थी उसको माइनॉरिटी में तब्दील किया गया। तो हम ये समझते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार उस वक्त अदा किया था। क्या इस बात में सदाकत है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उस वक्त भी कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स आई? जी बिल्कुल, उस वक्त भी आई, बिल्कुल आई। और जब इस तरह और फिर जब सियासत को रास्ता नहीं दिया जाएगा तो फिर अब तमाम जमातें फिर इवेंचुअली सड़क का रुख इख्तियार करेंगी, और जब सियासत सड़क पर शिफ्ट हो जाए तो फिर उसमें जो केओस फैलेगा, उसमें जो अनाकी फैलने का जो खदशा है, फिर उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत में होगी। तो हमें सियासत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपने रोल से आगे बढ़कर रोल नहीं अदा करना चाहिए। हमें इस मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है मलिक साहब, जिन क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं उन क्राइसिस का तकाजा हमसे ये है कि हम इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, एक हुकूमत के पास मैंडेट हो हमें इस क्राइसिस से निकालने का। जो अभी नो कॉन्फिडेंस है, मैं अली साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, इसके मुतल्लिक नून लीग वाले कहते हैं कि ये एक आर्जी इंतज़ाम होगा, नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो बेसिक इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर काम करके तो केयर टेकर सेटअप बनाएगा as possible। यही इत्तेफाक है। एग्जैक्टली जी, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन ही वाहिद हल है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाना, सिर्फ जो एक आर्जी हुकूमत हो वो ये काम करे और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। अली मोहम्मद खान साहब, आप क्या कहते हैं, ये डुएबल है? ये बड़ी ख्याल लड़ाई लगती है मुझे इसके ऊपर, एक वो मतलब एक विशफुल थिंकिंग है, अमली तौर पर कैसे होगा अभी मालूम नहीं। नदीम मलिक साहब, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वो आइन इनको एक राइट देता है जो जिसकी तरफ जाने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिम्मत उन लोगों में होती है जो किसी बड़े अजीम मकसद के लिए होते हैं।
ये मकसद अगर अजीम होता, ये कम से कम 6 महीने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते, आपस में इस तरह एक दूसरे पे पल पड़े कि अल्लामान अल हफीज। देखें, हमारा मसला ये लोग नहीं है, हमारा मसला वो मैस है जो ये छोड़ के गए हैं, जो अल्लाह ताला के करम से आखिरी साल में ठीक होने जा रहा है। एक आपका इन्फ्लेशन का इशू है, वो 3-4 महीने में बेहतरी की तरफ चला जाएगा। बाकी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड हाई पे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के हमारी रेमिटेंसेज रिकॉर्ड हाई पे हैं, आपकी रिकॉर्ड हाई वीट की प्रोडक्शन हुई है। इस वक्त आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है माजी के मुकाबले में बेहतरीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, राना सनाउल्लाह साहब बेहतरीन नहीं है सर, ये गलत बयानी है। 6 माह में 9 अरब डॉलर के करीब आप कर चुके हैं, वहीं खड़े हैं जहां 2018 में आपको हुकूमत मिली थी। 50% ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 अरब डॉलर इनका मैक्सिमम था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, 2 अरब डॉलर मैक्सिमम पर मंथ। इस वक्त हम 3 अरब डॉलर को अल्लाह ताला के करम से टच करें। 1100 अरब किसान की जेब में एक्स्ट्रा जो है वो जा चुका है। एक इनके पास इशू है वो महंगाई के पहले 6 माह में 25 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट और 9 अरब डॉलर 6 माह में हम करंट अकाउंट डेफिसिट कर चुके हैं। कोई बड़ी रोजी पिक्चर नहीं है, इकोनॉमी बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल में। सर मैं अर्ज कर, लेकिन सवाल इकोनॉमी का नहीं है सर। बात देखिए, यहाँ एक बात हुई है कि कहते हैं कि इस हुकूमत के पास अब परफॉर्म करने का वक्त नहीं है। आपने ये बात की ना, यहाँ पे ये बात हुई ना कि परफॉर्म करने का वक्त नहीं है। इसको थोड़ा मुझे एलैबोरेट करने दें, मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में कितना टाइम है। देखें, अगर तो इस हुकूमत ने कोई बुनियाद नहीं रखी, कोई रिफॉर्म्स की बुनियाद हमने खुदा ना खास्ता नहीं रखी और हम गलत डायरेक्शन पे हैं, तो फिर तो वक्त कम है। लेकिन अगर हमने बुनियाद सही रखी है, जो हमने रखी है, जो इकोनॉमी के लिए सख्त फैसले किए हैं, जो एग्रीकल्चर, किसान के लिए, हेल्थ के लिए, फॉरेन अफेयर्स, सब चीजों के लिए, तो फिर ये अगला 1.5 साल कैपिटलाइज करने का है। क्योंकि जैसे जैसे वो मंसूबे सारे मैच्योर हो रहे हैं, ये सियासी रेस से बाहर होते जा रहे हैं। और ये बड़े पुराने गाक सियासी खिलाड़ियों को पता है कि अगर इमरान खान साहब पूरा खेल गया तो ये अगले 5-10 साल में तब्दीली लानी थी। लेकिन इंशाल्लाह 5 साल का वादा कर रहे हैं, वो 5 साल भी तब आने की आस होती है कि अगर कुछ ऐसे हालात पता सबका। इधर से चाइना नाराज, उधर से सऊदी अरब नाराज, उधर से बाकी हमारा वो अमेरिका के साथ ताल्लुक है, मेजर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, आपकी राय है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। इकोनॉमी नीचे बैठी हुई है, अब पता नहीं किसके ऊपर आप कह रहे हैं कि कैपिटलाइज करना है। राना साहब, तब्दीली के लिए एलाइज कौन साथ आएगा सबसे पहले? नहीं, देखे नदीम मलिक साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अली मोहम्मद साहब जो हैं ये किस दुनिया की ये बात कर रहे हैं। ये किसानों की कह रहे हैं कि किसानों में भाई किसानों का हाल तो जाके मालूम करो कि उनका हाल क्या है। अब वो खाद के बहरान से गुजरे और आगे जाके गंदम का बहरान है, आटे का बहरान गुजर चुका है, चीनी का बहरान गुजर चुका है। और उस बहरानी कैफियत में, उस लूट मार में आपकी ATM ने तो पैसा बनाया, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो दोबारा 55 या 53 रुपए पे नहीं आई। वो अब भी जो है वो 80, 85 और 90 के ऊपर है। आटे की कीमत जो है वो अब भी 70 से ऊपर है, वो 35 रुपए के ऊपर नहीं आई। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे? आप गैस के 14 कंटेनर की जगह पे 11 खरीदते हैं, जो कि आपने सिर्फ खरीदने थे वक्त के ऊपर, वो आप खरीद नहीं सके। यानी इतनी नाअहली और नालायकी के बाद आप अगर इसे समझते हैं कि आपने 3.25 सालों में आप कुछ नहीं कर सके और 1.25 साल में आप ये सारा कुछ कर देंगे, तो ठीक है, ये फिर आपकी सोच है, आपका अंदाज़ा है। तो ये घोड़ा, ये मैदान, सारी चीज़ें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ मुझे क्लोज करना है, लेकिन ये बड़ी अहम है जो आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रही है और इसको क्लोजली मॉनिटर भी करने की और देखने की भी ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, कौन कहाँ खड़ा होगा अगले 1 हफ्ते के अंदर। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और राना सनाउल्लाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।